अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चुनाव के दौरान नेता या तो दल बदलकर या पुराना गठबंधन तोड़कर और नया गठबंधन बनाकर राजनीतिक सनसनी फैला देते हैं, या फिर चुनाव से पहले कोई बड़ी हस्ती राजनीति में एंट्री मार लेती है। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले सबको चौंकाते हुए वीके शशिकला ने राजनीति से दूर रहने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। अन्ना द्रमुक के निष्कासित नेता और तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की दशकों तक करीबी सहयोगी रही वीके शशिकला ने घोषणा की है कि वह राजनीति से दूर रहेंगी, लेकिन जयललिता के स्वर्ण युगीन शासन के लिए प्रार्थना करेंगी। एक अप्रत्याशित और आकस्मिक ऐलान के तहत उन्होंने अम्मा के समर्थकों से भाई बहन की तरह काम करने की अपील की और यह भी गुजारिश की कि वे यह सुनिश्चित करें कि जयललिता का स्वर्ण युगीन शासन जारी रहे। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं राजनीति से दूर रहूंगी और अपनी बहन पुराची थलावी यानी जयललिता, जिन्हें मैं देवी तुल्य मानती हूं, और ईश्वर से अम्मा के स्वर्ण युगीन शासन की स्थापना के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। उन्होंने जयललिता के सच्चे समर्थकों से 6 अप्रैल के चुनाव में एकजुट होकर काम करने और साझे दुश्मन को सत्ता में आने से रोकने की अपील की है। शशिकला का राजनीति से दूर रहने वाला बयान इसलिए चौंका गया क्योंकि बेंगलुरु जेल से रिहा होने के बाद शशिकला ने पिछले महीने ही सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा की थी। जेल से छूटने के बाद शशिकला ने चेन्नई में जबरदस्त रोड शो भी किया था, जिसे उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया था। ऐसे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शशिकला राजनीति से दूर हो गई। वह शशिकला जो कि जयललिता के जीवित रहते एक तरह से पार्टी और राज्य के शासन संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, वह शशिकला जिन्होंने जयललिता के निधन के बाद मुख्यमंत्री बनने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें अचानक जेल जाना पड़ गया। आखिर वह सजा पूरी होने के बाद क्यों अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने से पीछे हट गई। जेल से छूटने के बाद शशिकला ने अन्ना द्रमुक में वापसी के भरसक प्रयास किए, लेकिन जब दाल नहीं गली तो ऐसा लग रहा था कि वह अपना मोर्चा बनाकर अन्ना द्रमुक को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन शशिकला ने ऐसा नहीं किया। अटकलें हैं कि शशिकला के इस अप्रत्याशित कदम की पटकथा भाजपा ने लिखी है। पहले तो भाजपा ने प्रयास किए कि शशिकला की अन्ना द्रमुक में वापसी हो जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो शशिकला को राजनीति से दूर रहने के लिए मना लिया गया, क्योंकि शशिकला अगर अपना मोर्चा खड़ा करती तो द्रमुक को फायदा हो सकता था। बताया जा रहा है कि भाजपा का पूरा प्रयास है कि तमिलनाडु में एनडीए का शासन बरकरार रहे। यदि द्रमुक और कांग्रेस गठबंधन तमिलनाडु में सरकार बनाने में सफल रहता है तो विपक्षी खेमा मजबूत होगा, साथ ही दक्षिण में भगवा खेमे की धाक कम पड़ेगी। भाजपा की नज़र इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। यदि एक बार फिर अन्ना द्रमुक सरकार बने तो लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु में एनडीए का प्रदर्शन सुधर सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनाव में एनडीए को यहां नुकसान उठाना पड़ा था। फिलहाल तो शशिकला के ऐलान के बाद अन्ना द्रमुक काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि जो पार्टी बगावत रोकने में सफल हो जाए उसका पलड़ा भारी हो ही जाता है। मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच विवाद सुलझाने और दोनों को साथ मिलकर काम करने के लिए भी भाजपा ने ही बनाया था। देखा जाए तो अन्ना द्रमुक में एकता कायम रखने के पीछे भाजपा का ही सबसे बड़ा हाथ है। बहरहाल शशिकला ने अपने इस कदम से तमिलनाडु की जनता को यह भी संदेश दिया है कि भले उनके भतीजे ने अन्ना द्रमुक से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बना ली हो, लेकिन अम्मा की भक्त शशिकला ने अन्ना द्रमुक से निकाले जाने के बाद कोई नई पार्टी नहीं बनाई और अम्मा की सत्ता की वापसी के लिए अपने राजनीतिक हितों की कुर्बानी दे दी। अब अगर तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक का वर्तमान नेतृत्व सत्ता में वापस नहीं लौट सका तो चुनाव के बाद पार्टी की कमान शशिकला को सौंपने की मांग भी हो सकती है। इसलिए शशिकला की इस चाल का पूरा परिणाम सामने आ गया है, यह नहीं कहा जा सकता। उधर विपक्षी खेमे की बात करें तो कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने कहा है कि 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में सीटों की साझेदारी के विषय में अब गेंद द्रमुक के पाले में है। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि दोनों सहयोगी दलों के बीच बातचीत का दूसरा दौर समापन की दहलीज पर है तथा ऐसे विषयों पर प्रगति एक बार में नहीं हो सकती है तथा एक एक कदम कर आगे बढ़ा जा सकता है जब उनसे उनकी पार्टी द्वारा
द्रमुक से मांगी गई सीटों के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और यह महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा गेंद अब द्रमुक के पाले में है, अब द्रमुक को सीटों के बंटवारे पर निर्णय लेना है। अलगिरी ने कहा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी यह अभी तय किया जाना है। हालांकि एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने द्रमुक से जितनी सीटें मांगी थी उससे वह पीछे नहीं हटी है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 41 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी और उसने मात्र 7 सीटें जीती थी। दूसरी ओर केरल की राजनीति की बात करें तो केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस ट्वीट को लेकर उनकी आलोचना की है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी का मजाक उड़ाया था। इस पर थरूर ने जवाब दिया कि संघियों में हास्य बोध न होना एक पुरानी समस्या है। मुरलीधरन ने दरअसल ट्वीट किया, जल्दी ठीक हो जाइए शशि थरूर, मैं आयुष्मान भारत के तहत अस्पताल में आपकी व्यवस्था करवा दूंगा, अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाइए। इसके जवाब में शशि थरूर ने लिखा, मैं आश्वस्त हूं कि मेरी जो भी बीमारी है उसका इलाज संभव है, लेकिन आपके जैसे संघियों में हास्य बोध न होना एक पुरानी बीमारी है। उन्होंने कहा और इसके लिए आयुष्मान भारत के तहत भी कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के उच्च अधिकारियों को तलब किए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में आदर्श आचार संहिता का सुविधाजनक रूप से उल्लंघन किया जा रहा है और इसकी मूल भावना को नष्ट किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में विजयन ने कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों के निर्देश पर राज्य में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के नियमों को तोड़ा जा रहा है और आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि ईडी जैसी जांच एजेंसियां कानून का अक्षरशः पालन करें और राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर कार्य करें। केंद्रीय एजेंसी की हालिया गतिविधि के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए विजयन ने कहा कि अधिकारियों को निर्मला सीतारमण द्वारा हाल में एक चुनावी रैली में टिप्पणी के बाद समन किया गया। बहरहाल वित्त मंत्री की ओर से इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।